Hello everyone. So we are in a class of financial statements of not for profit organizations, जो कि लास्ट दो क्लासेस में हम लोग कुछ इस चैप्टर का बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया था। वो मटेरियल अब अगर आप लोग गो थ्रू किए होंगे तो पता चलेगा उस मटेरियल में कुछ ऐसे मीनिंग ऑफ की टर्म्स यूज्ड इन द चैप्टर, कुछ की टर्म्स दिया हुआ है एंड कुछ चैप्टर समरी के कुछ थ्योरीज दिए हुए हैं। तो इसी में से हम लोग आज जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, प्रैक्टिकल क्लास सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लें। ऑलमोस्ट हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के सारे टर्म्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको और एक बार रिवाइज कराता हूँ इस क्लास में। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं वो पता है आपको। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस whose objective is not to earn profit but to render services to its members and to the society. Not for profit organizations वो organizations होते हैं जिसको एस्टैब्लिश करने का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं, whereas rendering service to its members and to the society for the upliftment of the society, for the development of the society। हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट क्या अकाउंट क्या होते हैं, इसके मीनिंग, फीचर्स। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट भी है, हम लोग उसके साथ साथ इसका फॉर्मेट भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में। तो फिर भी एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसके एक समरी रिकॉर्ड है जो कि प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में, एंडिंग में। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। ये हर तरह के रिसीप्ट्स एंड हर तरह के पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब रिसीप्ट्स हर तरह का मतलब यहाँ पर दो कैटेगराइज किया जाता है। रिसीप्ट्स के दो कैटेगरी रहते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। ओके, और पेमेंट का भी दो कैटेगरीज होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्लास करेंगे उससे पहले, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़रूरी नहीं है ये कैटेगरी अलग अलग से सीखना। तो यहाँ पर जस्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में ध्यान देना है हमें। तो इसीलिए मैं ये जो दो टर्म है रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टार्ट करेंगे उससे पहले सीखेंगे। क्या लिखा है? इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। मतलब जो रिसीप्ट्स होगा, मैं जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा उस ईयर में अगर रिसीप्ट्स होता है कोई या पेमेंट होता है कोई तो रिकॉर्ड करेंगे। कोई इनकम जो कि लास्ट ईयर का था बट रिसीव हुआ करंट ईयर में, मतलब जिस ईयर में मैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ, सो रिकॉर्ड कर दूंगा मैं रिसीप्ट साइड में। कोई पेमेंट जो प्रीवियस ईयर में करना था लेकिन नहीं किया, लेकिन करंट ईयर में, मतलब जिस ईयर में मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ उस ईयर में मैंने पेमेंट किया, कर दूंगा यहाँ पर पेमेंट साइड में रिकॉर्ड। तो उसके बाद देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बाद में देखेंगे। सरप्लस, डेफिसिट, ये सब बाद में देखेंगे। अब सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको इस चैप्टर में, तो सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एन एनुअल बेसिस at the time of renewal of the membership by a not for profit organization is subscription। सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट होता है जो कि मेंबर से लिया जाता है एनुअली, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एन एनुअल बेसिस एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ द मेंबरशिप। मेंबरशिप को रिन्यू करने के लिए
बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सब्सक्रिप्शन। अब लेगेसी क्या होता है, लास्ट क्लास में भी बताया था लेगेसी, कुछ लोगों को डाउट्स था तो देख लीजिए। लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। लेगेसी एक ऐसा अमाउंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव होता है ये? फ्रॉम ए डिसीज्ड पर्सन अंडर हिज विल। डिसीज्ड पर्सन मतलब जो जिसका डेथ हो गया, वो अपने प्रॉपर्टी को अपने विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके जाता है। अगर उसके वो विल एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में वो डिसीज्ड पर्सन अगर कोई अमाउंट ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करके जाता है अकॉर्डिंग टू हिज विल, सो इट विल बी टर्म्ड एज लेगेसी इन केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब डोनेशंस जानते हैं। डोनेशंस का आइडिया है, इट इज़ द अमाउंट डोनेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन इन कैश और काइंड। किसी भी फॉर्म में, आप कैश के फॉर्म में दे दीजिए या कुछ चीज़ें, सामान, कुछ लैंड दे दिए, तो इसीलिए काइंड वर्ड यूज़ किया गया। आप कैश में भी डोनेशन दे सकते हैं, या तो ऐसा कर सकते हैं कि मैंने लैंड डोनेट कर दिया, कोई सामान डोनेट कर दिया, तो इसलिए ये वर्ड काइंड वर्ड यूज़ किया गया है। तो कोई भी चीज़ मैं अगर देता हूँ, डोनेट करता हूँ, तो वो डोनेशन कहलाता है। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशंस के दो कैटेगरीज बना दिया गया। एक को जनरल डोनेशन कहा जाता है और एक को स्पेसिफिक डोनेशन कहा जाता है। ये कैटेगरी एक्चुअली का यूज़ होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे, बट रिसीप्ट एंड पेमेंट में उतना इसका यूज़ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। डोनेशन अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होता है, जस्ट डोनेशन दे दिया, उसके अगेंस्ट में कोई पर्पस मेंशन नहीं करता है डोनर, तो दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन, अगर डोनर डोनेट करने के टाइम में स्पेसिफाई कर देता है कि इस डोनेशन का पर्पस क्या है, कहाँ पर यह ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या लिखे है? व्हेन द डोनर डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन फॉर यूजिंग द अमाउंट ऑफ डोनेशन, इट इज नोन एज जनरल डोनेशन। एंड स्पेसिफिक डोनेशन क्या लिखा है? इफ द डोनेशन इज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, से फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रूम और पेविलियन। कोई डोनेशन मिला एक रूम कंस्ट्रक्शन के लिए या एक पवेलियन कंस्ट्रक्शन के लिए, तो स्पेसिफिक पर्पस के अगेंस्ट में वो डोनेशन हो गया। सो इस टाइप के डोनेशंस को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक डोनेशन। इट इज नोन एज स्पेसिफिक डोनेशन। चलिए और एक चीज देख लेते हैं, एंट्रेंस फीस ऑब्लिक एडमिशन फीस। The amount paid by a person at the time of becoming the member of a not-for-profit organization। और not-for-profit organization के member बनने के लिए एंट्री के टाइम में या एडमिशन के टाइम में जो फीस दिया जाता है, उसी को एंट्रेंस फी या तो एडमिशन फी कहा जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होते हैं? इट इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम ए मेंबर इन लम्प सम for which he is given the membership of the organization for the whole life। अगर एक मेंबर ने एक साथ लाइफ टाइम के लिए अपना मेंबरशिप फीस दे दिया, उसी को लाइफ मेंबरशिप फीस कहा जाता है। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद में सीखेंगे। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल में मूव करते हैं। आज एक इलास्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। सो पहले ये रहा क्वेश्चन जो इलास्ट्रेशन नंबर 2, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से मैं आप लोगों को क्लोज लाके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा पहले, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद वीडियो देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द
information given below, prepare receipts and payment account of Old Man रिक्रिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो मतलब 31 मार्च 2019 में क्लब का नाम है ओल्ड मैन रिक्रिएशन क्लब। इस क्लब के लिए मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो 31 मार्च 2019 क्लोजिंग डेट है, इसका मतलब है स्टार्टिंग डेट कितना होगा 1 अप्रैल 2018 सॉरी 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग डेट होगा और क्लोजिंग डेट हो जाएगा 31 मार्च 2019। सो हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे कंसीडरिंग द ईयर 18-19, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। तो ओके, तो पहले अंदर आइटम्स को देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस में देखिए कैश इन हैंड लिखा गया है 20,000, कैश एट बैंक 50,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव उसके अंडर में लिखा गया 17-18 का सब्सक्रिप्शन है 7,000, 18-19 का सब्सक्रिप्शन है 1,21,600 एंड 2019-20 का सब्सक्रिप्शन है 5,200। तो सब्सक्रिप्शन का देखिए हम लोग का करंट फाइनेंशियल ईयर जो है 18 एंड 19, मतलब ये रहा हम लोग का करंट फाइनेंशियल ईयर 18-19, मतलब 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। तो करंट ईयर अगर करंट ईयर तो जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ उसको मैं करंट ईयर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो करंट ईयर है मेरा 2018 एंड 19। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया मेरा 2017-18 एंड नेक्स्ट ईयर क्या हो गया मेरा, नेक्स्ट ईयर हो गया मेरा 2019-20। तो करंट ईयर मेरा जिस ईयर में मैं बना रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उसको मैं करंट ईयर बोल मान के चलता हूँ, करंट ईयर बोल रहा हूँ। तो करंट ईयर कितना है मेरा 18-19। तो इस अकाउंटिंग ईयर में मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 17-18 एंड इसका नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 2019-20, ठीक है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन दिया गया आप देख सकते हो, ये सब्सक्रिप्शन एक इनकम है। तो 17-18 जो कि प्रीवियस ईयर है, 17-18 प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन का इनकम 7,000 जो था, जो 17-18 में रिसीव नहीं हुआ था, बट ये जो 7,000 17-18 प्रीवियस ईयर के इनकम जो रिसीव हुआ करंट ईयर में, तो करंट ईयर में रिसीव हुआ मतलब जिस ईयर में हम लोग इस रिसीप्ट एंड पेमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं उसी ईयर में रिसीव हुआ, डाल दिया यहाँ पर रिसीप्ट साइड में। करंट ईयर में जितना रिसीव हुआ करंट ईयर का तो करंट ईयर में डेफिनेटली डालेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब 19-20 का 5,200 सब्सक्रिप्शन इनकम वो एडवांस हम लोगों ने 18-19 मतलब करंट ईयर में रिसीव कर लिया। तो करंट ईयर में रिसीव कर लिया, रिसीव साइड में डाल देंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 70,000, डोनेशन फॉर मैच 14,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया ये, डोनेशन फॉर मैच डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस हो गया। मैच एक्सपेंस मैच के कोई मैच कुछ हो जो गेम्स होते हैं उसका कुछ एक्सपेंसेस हुआ 6,000 का, सैलरी 75,600, रेंट पेड 4,800, electricity expenses 7,600, books purchased 20,000, 10% investment purchased। 1 सितंबर 2018 में एक इन्वेस्टमेंट किया गया और इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन था 30,000 और ये 10% का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट किया गया 30,000 उसका इंटरेस्ट मुझे 10% मिलेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के आगे ये 10% यूज़ किया गया। तो इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो
30,000 का इन्वेस्टमेंट था, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला कितना 1750। उसके बाद एंट्रेंस फीस 4000। क्लोजिंग बैलेंस में क्या आ रहा है मेरा, क्लोजिंग बैलेंस में कैश इन हैंड का बैलेंस है 25,600, बट कैश एट बैंक का बैलेंस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, नहीं है। जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वही हम लोग कैश एट बैंक में दिखाएंगे। तो चलते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल में। तो ये रहा फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में। तो मैंने ऊपर में क्या लिखा, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड मैन रिक्रिएशन क्लब, क्लब का नाम लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखा रिसीव, क्या बना रहा हूँ, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। थर्ड में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो फॉर्मेट में क्या है, दो साइड्स रहते हैं, रिसीप्ट्स साइड्स एंड पेमेंट साइड्स। रिसीप्ट साइड जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है वो डेबिट साइड हो गया, और पेमेंट साइड वो क्रेडिट साइड हो गया। तो पहले हम लोग रिसीप्ट साइड के में ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखा जाता है, टू बैलेंस BD। कैश इन हैंड में कितना लिखा गया 20,000, कैश एट बैंक में 50,000। दोनों को प्लस करने के बाद कितना हो जाता है 70,000। सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, रिसीव साइड में डालेंगे। तो प्रीवियस ईयर मतलब 2017-18 के लिए 18 का सब्सक्रिप्शन था 7,000, वो प्रीवियस ईयर में मतलब 17-18 में रिसीव नहीं हुआ, लेकिन करंट ईयर में रिसीव हुआ। करंट ईयर मतलब जिस ईयर में हम लोग ये रिसीप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं, मतलब 2018-19 में रिसीव हुआ, डाल दिया मैंने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीव साइड में 7,000। 2018-19 जो कि करंट ईयर है उसमें कितना रिसीव हुआ 1,21,600 रिसीव हुआ, डाल दिए। 2019-20 का कुछ सब्सक्रिप्शन वो इन एडवांस करंट ईयर में रिसीव कर लिया है, तो करंट ईयर में रिसीव हो गया, डाल दिया। तीनों को प्लस करके 1,33,800 हो गया। तो डोनेशन रिसीव हुआ करंट ईयर में, डाल दिए 70,000। डोनेशन रिसीव हुआ मैच के लिए, डाल दिए। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, जो 10% इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ रिसीव साइड में डाल दिए 1,750। एंट्रेंस फीस रिसीव हुआ, रिसीव साइड में डाल दिए। याद रखिएगा, हम ऑलवेज अकाउंटिंग जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं अकाउंटिंग, उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मुझे अकाउंटिंग को सॉल्व करना है। तो पेमेंट साइड में क्या क्या आ जाएगा, पेमेंट साइड में देखिए मैच के लिए कुछ एक्सपेंस पेमेंट करना पड़ा, एक्सपेंस के हुआ, उस एक्सपेंस का पेमेंट करना पड़ा 6,000 मैंने डाला। सैलरीज कुछ पेमेंट करना पड़ा, डाला मैंने पेमेंट साइड में। रेंट पेमेंट करना पड़ा, पेमेंट साइड में डाला। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेमेंट करना पड़ा, डाला मैंने पेमेंट साइड में। कुछ बुक्स परचेस किया, पेमेंट हुआ, पेमेंट साइड में डाला। 10% इन्वेस्टमेंट मैंने पेमेंट साइड में क्यों डाला, ऑब्वियसली आप लोग सपोज एक फिक्स डिपॉजिट करने जाएंगे बैंक में, तो बैंक में जाके आप पेमेंट जमा करेंगे, उसके बाद ही आपको फिक्स डिपॉजिट दिया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट परचेस करने के लिए अल्टीमेटली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितना पेमेंट करने के बाद मुझे इन्वेस्टमेंट मिला 30,000 पेमेंट करने के बाद, तो पेमेंट तो हुआ, इसीलिए मैंने पेमेंट साइड में लिख दिया। सो सिमिलरली बाय बैलेंस CD लिखा मैंने। क्लोजिंग, अभी सब आइटम रिकॉर्ड होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया मैंने। क्लोजिंग बैलेंस में कैश इन हैंड गिवन था, ये अब भूल जाइए, ये पोर्शन बैलेंसिंग फिगर कंसिडर मत कीजिए। कैसे आया मैं बता रहा हूँ आपको, आप सिर्फ कैश इन हैंड को देखिए। कैश इन हैंड दो दिया हुआ था, डाल दिया। तो अभी इस पोर्शन को आप इग्नोर करके चलिए, ये कैश एट बैंक बैलेंसिंग फिगर 1,23,950, इसको भूल जाइए, इसको बिना कंसिडर किए देखते रहिए। तो अभी मैंने ये आइटम अभी तक मेरा नहीं आया, तो अभी मैंने यहाँ तक कर लिया, मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ ये सब रिकॉर्ड कर लिया, बट ये अभी तक नहीं डाला, सिर्फ 25,600 तक डाला। डालने के बाद मैंने दोनों साइड को इंडिविजुअली प्लस किया। तो इस साइड का प्लस करने के बाद मुझे मिला था 2,93,550 एंड इस साइड का टोटल करने के बाद मुझे मिला था 1,69,600। तो मैंने कंपेयर करके देखा कि ये डेबिट साइड
ज़्यादा आ रहा है, मतलब 2,93,550। तो 2,93,550 जो डेबिट साइड में आ रहा है वो लार्जर देन दिस 1,69,600। तो जो लार्ज फिगर है, लार्ज अमाउंट है, उसी को दोनों साइड में बैठाना है। तो मैंने 2,93,550 को दोनों साइड में पुट किया। पुट करने के बाद मैंने क्या किया, ये तो अभी तक नहीं आया था, यहाँ तक 25,600 तक ही लिखा था। यहाँ से लेके 25,600 तक प्लस करने के बाद मुझे 1,69,600 मिला। तो अभी मैंने ये 2,93,550 लिखा मैंने, इसमें से मैं ये 1,69,600 ये इस साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, यहाँ तक का टोटल जो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, करने के बाद ये मिल गया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस करके जो निकला है। तो इसके अगेंस्ट में मैं क्या लिखूँगा, कैश एट बैंक। तो मैं कंसिडर करूँगा जो मेरा रिसीव हुआ सारा रिसीव, उससे पेमेंट मेरा कम है। पेमेंट कितना है, 1,69,600। इसका मतलब है पेमेंट कम है, मेरे हाथ में पैसा है, कैश के फॉर्म में है 25,600, और रिमेनिंग जो 1,23,950 रुपीज़ है वो ऑब्वियसली मेरे बैंक में होगा। इसीलिए मैंने बैलेंसिंग फिगर के अगेंस्ट में क्या लिखा, कैश एट बैंक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा आपको। थैंक यू।